हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम और उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंडिया, लोकेशन, बॉर्डर एरिया एंड फिजिकली फिजियोग्राफी, ठीक है, यानी कि फिजियोकली जियोग्राफी, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बारे में क्या है कि आपने 6 स्टैंडर्ड में इंडिया है, ठीक है, उसकी बेसिक डिटेल्स है वो पढ़ी हुई है। चलो देखते हैं आगे उसमें 7 स्टैंडर्ड में क्या नया नया दिया गया है उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमें पूरे के पूरे एशिया है उसका मैप दिया गया है। तो एक बार अच्छी तरह से देख लेना कि इंडिया है, उसके पास नेपाल भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ उसके पास नेपाल भी है, भूटान भी एक छोटा सा है, बड़ा सा चाइना दिख रहा है, म्यांमार है, ठीक है। ऊपर देखें तो रशिया है, काज़ाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया के पास पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो यहाँ पे हमें कई सारे देश है वो देखने को मिलते हैं। चलो देखते हैं आगे। फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो अबाउट द इंडिया, ठीक है। इंडिया के बारे में जो नीचे की ब्लैंक्स दी गई है ना वो कंप्लीट करनी है। जैसे कि इंडिया लाइज बिटवीन द 844 टाइम नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37.6 टाइम north latitude and 68 degree point 7 time east to 97 degree 25 time north longitudes, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्चुअली में मेजरमेंट है वो यहाँ पे दिया गया कि इंडिया है वो जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसकी दृष्टि से वो कहाँ पे आया हुआ है। जैसे कि ऐसे एरिया में भी, ठीक है, और ऐसे एरिया में भी। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ठीक है। चारों पॉइंट के बीच में जो इंडिया आया हुआ है ना उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया इज द ब्लैंक ऑफ एशिया, ठीक है। तो इंडिया इज द क्या है, इंडिया एशिया का तो एक कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ एशिया, ठीक है, एशिया का एक देश है। और उसकी बॉर्डर की बात करें तो इंडिया की बॉर्डर में ईस्ट साइड में बांग्लादेश है, वेस्ट साइड में अफगान अरब सागर है, ठीक है। नॉर्थ साइड में हिमालय है, साउथ साइड में श्रीलंका है और नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान आए हुए हैं। इन द सेंस कि ईस्ट साइड में बांग्लादेश है, वेस्ट साइड की बात करें तो अरब सागर है, नॉर्थ साइड की बात करें तो हिमालय है, साउथ साइड की बात करें तो श्रीलंका है और नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान जैसे कंट्री आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक इंडिया का पॉलिटिकली मैप है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छी तरह से सब जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो देख लेना। जिस तरह से मैंने बात की थी, यहाँ पे चाइना है, नेपाल है और यहाँ हमें छोटा सा भूटान भी दिखा दे रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश भी दिखा दे रहा है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। चलो देखते हैं एरिया वाइज। इंडिया extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south are cover a distance of 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट ऑफ द्वारका इन द वेस्ट एंड कवर 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। The land area of India approximately 32,87,263. Hence, India is considered as the 7th largest country in the world in the term of land, ठीक है। तो एक बार बात जल्दी से कर लेते क्या है कि हम देखते हैं कि इंडिया है वो नॉर्थ से साउथ तक यानी कि हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 3214, ठीक है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश से लेके द्वारका तक, ठीक है, इतना मेजर है, वो होगा 2933, ठीक है। और इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके पूरा का पूरा एरिया, वो एरिया होता है
32,87,263, ठीक है। और इंडिया है वो सारे देशों में सबसे बड़ा देश है, तो वो कितने नंबर पे आता है? तो वो आता है लार्जेस्ट इन द कंट्री ऑफ 7th नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे बड़े कंट्रियों में इंडिया 7th है। नंबर 1 पे तो रशिया आता है, हम सबको पता है कि रशिया कितना बड़ा है, ठीक है। तो इंडिया का नंबर 7 है बड़े कंट्रियों में पूरी दुनिया में। इंडिया tapers toward the north and the south and is relative border in the center. There are 28 state and 9 यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 कैपिटल ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब इंडिया है उसके 28 देश हैं, 7 है वो क्या है, वो उसके यूनियन टेरिटरी और एक हमारी कैपिटल राजधानी यानी कि दिल्ली है वो। चलो आगे देखते हैं। अब है फिजियोग्राफी में, देखते क्या है। The landform of the India is not uniform everywhere. On the basis of the variation in the landform, India can be divided into the following 5 physiography division, ठीक है। इंडिया है वो हर जगह पे सेम नहीं है, इसीलिए इंडिया को अच्छी तरह से समझने के लिए 5 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। चलो देखते हैं उसमें। नंबर 1 में है नॉर्थन माउंटेन रेंज, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड और आर्चिपेलिगोस। नंबर 6 में इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला है हमारा नॉर्थन माउंटेन, ठीक है। द हिमालय इज अ चेन ऑफ 3 माउंटेन एंड इज कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन रेंज. It is the highest mountain range in the world. There are 3 divisions of the northern mountain range. अब हम सबको पता कि इंडिया में पास सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हिमालय, ठीक है। अब हिमालय है उसका 3 पार्टों में डिवाइडेशन होता है। नंबर 1 है हिमालयन माउंटेन रेंज, नंबर 2 है हिमालयस, नंबर 3 है ईस्टर्न हिमालयस और पूर्वांचल रेंज, ठीक है। इंडिया की जो हिमालय है उसका 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। एक हिमालय माउंटेन है, दूसरा है हिमालयस और तीसरा है पूर्वांचल या तो ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। फिर है देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंज. The northernmost range toward the China is known as the Greater Himalaya. The Central Himalaya lies in the central and the range toward the India is called the Shivalika, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से वो रेंज है वो आई हुई है। देखो जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज हिमालय की फैली हुई है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरी रेंज है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक तीसरी भी रेंज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह से हिमालय की 3 रेंजें हैं। जो पहली रेंज है ना ऊपरी रेंज, ठीक है, अपर वाली, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। बड़े बड़े पर्वत है उसमें। फिर दूसरी जो ये रेंज है ना उसको हम कहते हैं सेंट्रल हिमालय, ठीक है। और जो लास्ट वाली बची हुई है जो इंडिया में आई हुई है एग्जैक्ट, उसको कहते हैं हम शिवालिका रेंज, ठीक है। और इन्हीं रेंज को देखो, ये दोनों 2 रेंज है ना वो इंडिया में इस तरह से कुछ गुजर के इस तरह से चली जाती थी, ठीक है। ये पहली रेंज है, ये दूसरी रेंज है और ये इंडिया में तीसरी ऐसी रेंज है। तो प्रॉपर जो रेंज है इंडिया में वो 3rd वाली रेंज है। तो उसी 3rd वाली रेंज का 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। इस तरह से ये 1 वाला, ये 2 वाला और 3 वाला, ठीक है। इसको हम कहते थे, क्या कहते थे, हिमालयन माउंटेन। फिर दूसरा है हिमालयास और तीसरा हमारा पार्ट है उसको कहते थे पूर्वांचल या तो ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम माउंटेन रेंज। देखो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ये हिमालय माउंटेन रेंज में और ये सारा हिमालय माउंटेन रेंज में है। माउंट गॉडविन ऑस्ट्रीन पीक ऑफ द इंडिया इज 8,611 meters high. It lies in the Karakoram range. Mount Everest 8,848 meters in the highest peak in the world, which is located in the Himalayan range in Nepal.
Kanchenjunga 8518 meters, Nanda Devi 7817 meter, and the Badrinath 7138 meters are highest peak located in the mountainous region of the Himalayas, इंडिया। ठीक है, अब माउंटेन्स हिमालय की बात करने वाले हैं तो हमने पहले ये देखा था कि जो दो श्रेणी है, ठीक है, एक तो हिमालयास और हिमालयास। ठीक है, क्या है हिमालयास माउंटेन रेंज और हिमालयास, तो वो दो पार्ट में हमें कई सारे बड़े बड़े पिक्स मिलते हैं। पिक्स का मतलब बड़े बड़ी चोटियाँ, ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियाँ। जैसे कि बात करें तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, वो इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसकी हाइट है 8611, ठीक है, 8611। वो कौन है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और पूरी दुनिया की तो हम सबको पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो उसकी है 8848। हाँ देखो, इंडिया की बड़ी है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जबकि पूरी दुनिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया के पास ही आया हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो एग्जैक्टली वो है हिमालय रेंज में, नेपाल के पास। ठीक है, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, तब कुछ रेंज है हिमालय की वो नेपाल में भी जाती थी, इसीलिए। ठीक है, अब कई सारी और भी चोटियाँ आई हुई है, जैसे कि कंचनजंगा है वो 8518 है, नंदा देवी है वो 7817 है, बद्रीनाथ है वो 7138 है। तो इन सारी चोटियाँ है वो हिमालयास रेंज में आई हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी माउंटेन्स रीजियन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। अब ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं। देखो, ये जो इंडिया की मैप है वो दो पार्ट में, 1 और 2 जो मैंने पार्ट बताया था ना, वो दो रेंज में, और ये तीसरा है वो ईस्टर्न हिमालयास है, उसकी बात हम करते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयास इज द माउंटेनियस Patikoy and Lushai, very high hill from the part of the eastern Himalayas, whereas Garo, Khasi, Jaintia and the Naga, the not on high hill from the part of the southern Himalayas from the eastern west direction. ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ और भी चोटियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि पत्ताकोय है, लुशाई है, तो ये सारी हिल्स आई हुई है, ठीक है, माउंटेन में, हिमालय माउंटेन में। अब जब हम वहाँ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब इस तरह से डायरेक्शन में हम जब जाते हैं, तो हमें कौन सी चोटियाँ मिलती है, जैसे कि गारो मिलती है, खासी मिलती है, जैंतियन मिलती है, नागा मिलती है। तो ये सारी हिल्स भी हमें वहाँ पे मिलती है, लेकिन वो बहुत ही ऊंचाई पे आई हुई नहीं है, ठीक है, नीचाई पे ही है, ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाती है। अब बात करते हैं प्लेन्स ऑफ द नॉर्थन। ठीक है, हमने माउंटेन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब प्लेन्स की बात करते हैं। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान है। चलो देखते हैं इंडिया में मैदान कहाँ पे आए हुए हैं। द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन रेंज आर द formed by the alluvial brought by the Himalayas and the peninsular rivers. They covered the vast area of the northern India. That is why they are known as the plain of the northern India. The plains made by the river are not vast. That is one of the largest plain in the world formed by the river. Due to the vastness of these plains, it is one of the most prosperous and the populated areas of India. ठीक है, अब बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये ब्राउन कलर का जितना भी एरिया दिखने को मिलता है ना, वो सारा का सारा मैदानी एरिया है। ठीक है, और ये मैदानी एरिया किस तरह से बनता है कि हिमालय और उसके आसपास से जितनी भी नदियाँ निकलती है, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ क्षार, मिट्टी, ये सब कुछ लाती है, और वो भी एकदम फलद्रुप होता है। ठीक है, अलूवियल होता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि अच्छे पैमानों पे इंडिया में मैदान है जो प्लेन से वो क्रिएट होते हैं, जहाँ पे अच्छी खेती भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इंडिया में रिवर्स भी कई सारी बढ़िया है। ठीक है, जिसकी मदद से बड़े बड़े मैदान है वो इंडिया में क्रिएट हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं अब रिवर्स में, रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयास। ठीक है, हमें यहाँ पे हिमालयास में कौन सी नदियाँ हैं वो फ्लो होती है उसके बारे में लिखना है, और कौन से मेजर लेक आए हुए हैं उसके बारे में लिखना है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ रिवर के बारे में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये हमारा गुजरात है। ठीक है, गुजरात में साबरमती नदी है, माही नदी है, और नर्मदा नदी और तापी नदी है। ठीक है, तो हम सबको इन 4 नदी के बारे में बताएं। नर्मदा नदी में तो आप गए भी हो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। ठीक है, तापी है वो सूरत में आई हुई है, साबरमती है वो अहमदाबाद गांधीनगर के पास आई हुई है। अब बात करें तो इंडिया की फेमस नदियों में एक सिंधु नदी है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हमने सुना था। ठीक है, स्टैंडर्ड 6 में सिंधु नदी के बारे में।
सिंधु से निकलने वाली और भी कई नदियाँ बात करें तो झेलम है, उसके साथ चीनाब जुड़ी हुई है, और उसके साथ रावी भी जुड़ी हुई है, सतलुज भी जुड़ी हुई है, सतलुज के साथ बियास भी जुड़ी हुई रिवर्स है। ठीक है, अब बात करें तो हिमालय की दूसरी नदियों में स्पेशली इम्पोर्टेंट नदी तो हमारी ये गंगा रिवर है। ठीक है, वो जो कि बांग्लादेश से होते हुए गुजरती है, और गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से, और ये हमारी है गंगा। गंगा को मिलने वाली नदियाँ है, घाघर नदी मिलती है, ठीक है, गंडक मिलती है, कोसी रिवर भी मिलती है। कोसी रिवर के पास ही यहाँ पे हमें बिहार देखने को मिलता है। ये गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर के साथ साथ यमुना रिवर भी कनेक्ट होती है, तो यमुना के साथ चंबल है, बेतवा है, केन और सन भी मिलती है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया में कई सारी और भी नदियाँ हैं, जैसे कि बात करें तो दामोदर रिवर है, महानंदा है। ठीक है, और यहाँ पे हम स्पेशली देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे लगुन भी क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो चिलकारा का एक सेंचुरी भी आया हुआ है। ठीक है, अब साउथ रिवर की बात करें तो कौन सा साउथ रिवर है? एक तो गोदावरी रिवर अच्छी तरह से है, फिर है कोलेरू रिवर भी है, कृष्णा रिवर भी है, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर भी है, और कावेरी भी रिवर है। ठीक है, कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, साउथ की गंगा। तो इतनी सारी रिवर्स हमने मैप में देख ली। तो अब बात करते हैं कौन सी नदी है हिमालय में से निकलते, जैसे कि बात करें तो सिंधु नदी है, सतलुज नदी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोमती है। ठीक है, फिर घाघरा है, कोसी है, गंडक है, तीस्ता है। तो इन सारी नदियां है वो हिमालय में से निकलती है। तो ये आप यहाँ पे लिस्ट बना के लिख सकते हो। अगर लाइन में ना आए तो आप यहाँ पे एरो खींच के दूसरी लाइन भी क्रिएट कर सकते हो। अब बात करें मेजर लेक की, तो इंडिया में वुलर है, सांभर है, कोलेरू है, पुलिकट है, चिल्का है, दल और नल सरोवर भी है। कोलेरू रिवर अच्छी तरह से भी हमें मिलता है। और यहाँ पे देखो जहाँ पर भी रेड कलर के डॉट है ना, वो सारे के सारे हमें लेक के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पुलिकट लेक है, यहाँ पे कोलेरू लेक है, यहाँ पे चिल्का लेक है। आगे बात करें तो यहाँ पे सांभर भी है, नैनीताल भी है, ठीक है, दल भी आया हुआ है। तो ये सब कुछ हमें इस तरह से पता चलता है। यहाँ पे वुलर भी है। सेंट्रल एंड डिक्कन प्लेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्लेट्स की बात करें, प्लेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया की जो जमीन से थोड़ा ऊपर हो। ठीक है, मैदानी हमने पार्ट देखा था। देखो पहले हम बात करें तो ये माउंटेन आ चुके, ठीक है हमारे। अब माउंटेन से क्या होगा कि माउंटेन से थोड़ा सा कम एरिया होगा। ठीक है, उसको हम प्लेट्स कहते हैं, और प्लेट्स से भी जो कम एरिया होगा ना उसको हम मैदान कहते हैं। ठीक है, प्लेट्स के उसको हम प्लेन्स कहते हैं। ये प्लेन से, ये माउंटेन से, और माउंटेन और प्लेन्स के बीच में जो भी एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लेट्स। ठीक है, अब जनरली ये सारी प्लेट्स है ना वो साउथर्न में आई हुई है। देखो हम जब दो मैप का कंपैरिजन करते हैं ना तब हमें एक्चुअली में पता चलता है कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ये जो बीच का येलो वाला एरिया है ना वही हमारी प्लेट्स है। इसीलिए मैंने बताया था कि माउंटेन और प्लेन्स इन दोनों के अलावा जो भी एरिया बचेगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा प्लेट्स। ओके, अब उसी के बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या है। द सेंट्रल एंड द डिक्कन प्लेट्स लाई टू द साउथर्न ऑफ द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। दे आर सेपरेट like a triangle surrounded by the water bodies of the three sides, so it is called a peninsular. It is the oldest landmass made of the rock. The rift valley of the Narmada and the Son river are located in these plates. These plates is further divided into the two parts, Malwa plates to the north and the Deccan plates to the south. The soil is in these plates is not a very fertile, but become it is a black. The area yield a variety of crops and is also a treasure house of many minerals. ठीक है, अब क्या था कि देखो ये जब हम मैप में बात करें तो ये का पूरा एरिया है हमारा, छोटा सा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा का पूरा एरिया देखो तीनों साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों साइड से मैदानी एरिया में घिरा हुआ है।
इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर का मतलब ये होता है कि 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसी को हम पेनिनसुलर कहते हैं। अब ये पेनिनसुलर है वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पार्ट में, एक होगा ऊपर वाला नॉर्थ वाला और एक होगा साउथ वाला। अब जब नॉर्थ वाला है ना उसको कहते हैं मालवा का पेनिनसुलर, और जो साउथ वाला है ठीक है उसको हम कहते हैं डिकन प्लेट्स ऑफ साउथ। ओके, तो ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। हाँ, यहाँ पे रिवर की मैंने आपको बताई थी ना, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना कौन सी रिवर्स है। कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, तो ये सारी रिवर्स भी इस प्लेट्स में आई हुई है। ठीक है, और आगे बात करें तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ब्लैक लैंड है। ठीक है, ब्लैक लैंड है वो कॉटन के लिए अच्छी होती है ग्रो करने के लिए, और साथ साथ कई सारे मिनरल्स भी हमें यहाँ से ही मिलते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है कि समुद्री वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा गुजरात भी कोस्टल प्लेन्स में आता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा एरिया है ना उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया मतलब कि जो समुद्र से एरिया टच करता हूँ उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय द सीज ऑन द 3 साइड। द कोस्टल लाइन इज अप्रोप्रिएटली 7,517 किलोमीटर लॉन्ग। मैंने जो पूरा एरिया आपको गुजरात से लेके यहाँ तक वहाँ तक बताया था ना, वो टोटल एरिया होता है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, कोस्टल रीजन इज मेड of narrow plains. The ocean lies on the one side of the coastal plain while the peninsular plates lies on the other. The region lying the east of the Eastern Ghat is known as the Eastern Coastal Plains. It is well known for its fishing industries. Chennai, Pondicherry, Machulipatnam and Visakhapatnam are the well-known ports located on the eastern coast line. ठीक है, अब बात करें तो देखो अब ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट साइड में आया हुआ है, इसको हम ईस्ट घाट भी कहते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी कहते हैं। और इस साइड बड़ा सा पार्ट आया, देखो हम जब तुलना करते हैं किसके साथ, ठीक है, किसी के साथ हम एडजस्ट करते हैं। देखो यहाँ से लेके ये इतना एरिया कितना बड़ा है और ये एरिया कितना छोटा सा है, तो जो बड़ा एरिया होता है ना उसमें काम भी बड़ा होगा, इसीलिए वहीं पे कई सारे फेमस पोर्ट है, जैसे कि विशाखापट्टनम है, मैसूलीपट्टनम है, चेन्नई है, पौंडुचेरी है, इतने सारे बड़े बड़े पोर्ट भी आए हुए हैं और वहाँ पे फिशिंग का काम भी अच्छी तरह से होता है। ठीक है, अब जब बात करते हैं उल्टी साइड की यानी कि वेस्ट घाट की, तो उसको वेस्ट कोस्टल प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, यानी कि अच्छी फसल भी वहीं से हमें मिलती है। और साथ साथ हम पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे मुंबई है, कंडला है, मालगुरु है, ठीक है, कालीकट है, तिरुवनंतपुरम भी है, ये सारे रीजन वहीं पे लोकेटेड है। अब बात करें तो आइलैंड्स की, a piece of land smaller than a continent than that is surrounded by the water is an island. A group of many such island forms an archipelago. The Lakshadweep and the Minicoy Island are situated in the Arabian Sea toward the west of India, whereas the Andaman and Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal toward the east of India. ठीक है, अब इंडिया का मैप की बात जल्दी से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार आए हुए हैं वो बे ऑफ बंगाल के पास आए हुए हैं, इसीलिए वो कौन सी साइड में होंगे, वो ईस्ट साइड में होंगे। जबकि हमारे लक्षद्वीप और मिनिकोय वो है अरेबियन सी में आए हुए, तो उसको कहते हैं हम वेस्ट घाट। ठीक है, वेस्ट साइड में आए हुए हैं। और आइलैंड की डेफिनेशन एक बार अच्छी तरह से हम रिवाइज कर ले तो आइलैंड का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा टापू होता है। ठीक है, जो हर तरफ से चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है उसी को हम आइलैंड कहते हैं। आगे देखते हैं, अब डेजर्ट नंबर 6 की बात करते हैं, लास्ट वाला टॉपिक है हमारे यूनिट का। द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरवली माउंटेन रेंज। द सॉइल हियर इज सैंडी एंड द
Climate is dry and unbearable. Most of the time, this region receive less than 20 centimeter of annually rain. Hence, it is face water shortage and remaining dry, barren and uninhabited due to the scarcity of water and unavailability of a basic necessity. The population of this region is a very less. Date palms and carnivores pulled by the camels are seen in this region. North Rajasthan is being irrigated through the river Satluj view the Indira Canal. The canal has succeeded in turning the area fertile and favorable for agriculture growth. The kind of the desert is the run of Kutch different from the desert of the Rajasthan desert. Kutch is desert is divided into two parts, big runner or small runner. The soil of Run Kutch is highly sailless. It appeared as if the desert soil is covered with the white sheet. This is the only desert of the this kind of the world. अब क्या है, अब डेजर्ट की बात कर लेते हैं. तो मैप में डेजर्ट 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 हाँ, अब देखो ये है राजस्थान का एरिया. ये गुजरात से लेके ये पूरा का पूरा राजस्थान का एरिया हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो हमारा गुजरात भी और राजस्थान में ये जो एरिया हमें देखने को मिलता है ये वो है रन ऑफ कच्छ. ठीक है, मतलब कि वहाँ पे एक बड़ा सा रन आया हुआ है और उस रन में क्या होता है कि वहाँ पे कोई पानी की फैसिलिटीज़ भी नहीं और एनुअली 20 सेमी से भी कम वहाँ पे बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग भी वहाँ पे नहीं रहते और वहाँ पे बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती है, इसीलिए वहाँ पे बस्ती भी कम है. लेकिन वहाँ पे इंदिरा गांधी के नाम पर ही इंदिरा कैनल भी रखी गई है. ठीक है, सतलुज रिवर है, वहाँ से एक कैनल निकाली गई है जिसकी मदद से बाकी का जो एरिया है यानी कि ये सारा एरिया उसमें क्या होगा कि उसमें हम फार्मिंग का काम कर सकते हैं. अब बात करें गुजरात, तो गुजरात में भी इतना जो एरिया है, ठीक है, वो रन ऑफ कच्छ आया हुआ है. कच्छ का रन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, बिग रन और स्मॉल रन. ठीक है, वो दोनों ही रन है. अब बात करें गुजरात की, देखो ये सारा एरिया है वो रन का आया हुआ है. तो ये जो बिग और स्मॉल रन है, ठीक है, उसमें भी क्या है कि उसमें ये जो रन बना हुआ है ना वो सॉल्टी है, एकदम सॉल्टी, मतलब कि नमक से भरा हुआ है. और नमक की भरे होने की वजह से कभी कभी ये वाइट शेप ले लेता है. ठीक है, वाइट शीट में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे की पूरी दुनिया में सिर्फ वाइट शीट वाला रन हमारे गुजरात में ही, हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है. और यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट भी होता है. अब चलो एक एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार जल्दी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड द आइलैंड केम इनटू द एग्जिस्टेंस. एक बार आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसमें कुछ भी समझ में ना आए ऐसा कुछ है ही नहीं. ठीक है, सब कुछ इजी ही है. एक बार आप अच्छी तरह से नज़र मार लोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा. ये सारे क्वेश्चन आंसर भी हैं और यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेंगे. ओके, और अब हमारा यूनिट भी कंप्लीट होता है. थैंक यू.